मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई सभी लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बजट की। तो अभी तक हमने बजट का हिस्टोरिकल पोर्शन डिस्कस कर लिया, बजट को पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। गुड मॉर्निंग सोनू कुमार। अब दोस्तों हम जब आगे बात करते हैं तो अभी तक हमने बजट में सारी बातें कर ली कि बजट क्या होता है, बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, और सबसे पहला बजट कब आया एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। गुड मॉर्निंग सुरेश भाई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि बजट को ज़रा इकोनॉमी के पोर्शन से देखते हैं और बजट को ज़रा अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट क्या कहता है। तो हमारे अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट में हम ये देखेंगे कि जो बजट है उसमें मैंने कहा सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़, नंबर वन सरकार के राजस्व। तो आज की क्लास में हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि जो हमारी सरकार के रेवेन्यूज़ हैं, जो हमारी सरकार के राजस्व हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। नाउ तो सरकार के राजस्व और साथ में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के व्यय। तो आज की क्लास में इन डिटेल डिस्कशन होगा कि जो सरकार के पास राजस्व है और जो सरकार के व्यय हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर सरकार अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है और सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ क्या क्या हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या क्या हैं, इस पर बात करेंगे राइट ना। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो सरकार है इसके रेवेन्यूज़ पर ज़रा बातें करें और देखें कि गवर्नमेंट का रेवेन्यूज़, सरकार का राजस्व कहाँ कहाँ से आता है। दोस्तों जो गवर्नमेंट का रेवेन्यूज़ है, सरकार के राजस्व हैं, तो गवर्नमेंट के पास हर साल जो राजस्व है सरकार के राजस्व, तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं, सरकार के राजस्व हैं, वो कहाँ से आते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़, सरकार के राजस्व। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ दो तरह से हैं, दो तरह के हैं। नंबर वन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, हिंदी में राजस्व प्राप्तियां, और नंबर टू कैपिटल रिसीप्ट्स, हिंदी में पूंजी प्राप्तियां। दोस्तों जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं, जो सरकार के राजस्व हैं, वो दो तरह से होते हैं। एक गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा कैपिटल रिसीप्ट्स, पूंजी प्राप्तियां। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं। यहाँ देखो वर्ड रेवेन्यू, और दोस्तों यहाँ पर भी वर्ड रेवेन्यू, लेकिन रिसीप्ट्स की जगह ये क्या हैं, एक्सपेंडिचर हैं, व्यय हैं। और यहाँ देखो कैपिटल, तो यहाँ पर भी क्या, कैपिटल। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों सरकार के जो व्यय हैं वो दो तरह के हैं और जो राजस्व है वो दो तरह का है। एक तो राजस्व प्राप्तियाँ और एक पूंजी प्राप्तियाँ। ऐसे ही एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दो प्रकार के व्यय हैं और दो प्रकार के राजस्व हैं राइट। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं और इनका मतलब क्या है। ओके ना, गुड मॉर्निंग ऑल। ना देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इन चारों टर्म्स को समझना है तो पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। और कॉन्सेप्ट डेवलप क्या करना होगा तो ज़रा वो सुनिए। तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं एसेट्स, और एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। तो एक तो हो गया एसेट्स
और एक हो गया टर्म लायबिलिटीज़। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है तो ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसे दोस्तों आपका घर, गाड़ी, सोना चांदी, धन दौलत, ज़मीनें आप लोगों के लिए क्या हैं? एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं। इसी प्रकार से आपने किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी जानने वाले से कुछ पैसा उधार ले रखा है, वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा आपको वापस पे करना है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें होती हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटी। तो एसेट्स का मतलब है संपत्ति का मतलब है दोस्तों, संपत्ति का मतलब है यदि आपने किसी से कोई पैसा ले रखा है तो चूंकि वो पैसा आपको वहाँ नहीं, तो संपत्ति का मतलब है जो आपका घर, गाड़ी, सोना चांदी, धन दौलत, ज़मीनें, ये सब चीज़ें हैं, इन्हें हम कहते हैं एसेट्स। और जो भी आपने किसी से पैसा उधार लिया, चूँकि वो पैसा आपको वापस पे करना है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक एसेट्स और लायबिलिटी। ज़रा ध्यान से सुनिए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं एसेट्स और लायबिलिटी के साथ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का रिलेशन दिखाऊंगा। ज़रा ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों एसेट्स और लायबिलिटी के साथ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन होता है, ज़रा उस पर फोकस करिए कि यदि आपके पास एसेट्स हैं और लायबिलिटी हैं तो दोस्तों उससे आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या है। तो अब हम देखेंगे कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और एसेट्स और लायबिलिटी का संबंध है। अब हम देखेंगे कि राजस्व और व्यय और परिसंपत्तियां और दायित्व का आपस में संबंध है। तो ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों। देखो पहले तो मैं बताऊं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम का मतलब आय। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ इनकम कमाने के, आय कमाने के दो आसान तरीके। तो इनकम कमाने का सबसे पहला आसान तरीका है कि आपके पास जो भी एसेट्स हैं, आपके पास जो भी संपत्तियां हैं, घर, सोना चांदी, जो भी धन दौलत है, आप सब बेच डालो। दोस्तों अगर आप अपने सारे एसेट्स को बेच देते हो, मतलब अपने एसेट्स कम कर लेते हो, तो आपकी जेब में आएगा पैसा। बोलो यस यस। नंबर 2, आपने दोस्तों आपने अगर मान लो घर, सोना चांदी ना बेच पाओ और पैसा ना आए, तो दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त के पास जाएं या किसी रिलेटिव के पास जाएं और उनसे कुछ पैसा उधार ले आएं, मतलब अपनी लायबिलिटी को चुका लें। अर्थात जब तक मत चुकाएं और जब तक उसका पैसा वापस ना दें, ये मेरा सजेशन, जब तक वो घर पर आके बापू को ना बता दे। इसका मतलब है आप अपने या तो एसेट्स को जब कम करेंगे तो आपकी जेब में रेवेन्यू आएगा, या लायबिलिटीज़ अपने देयता को या दायित्व को बढ़ाएंगे तो भी पैसा आएगा। तो इसका मतलब है रेवेन्यू जनरेट करने के दो तरीके हैं, राजस्व को प्राप्त करने के ये दो तरीके हैं। या तो आप अपने एसेट्स को कम कर लो या अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ा लो। तो या तो आप अपने एसेट्स को कम करते हो तो पैसा आता है, या लायबिलिटीज़ को बढ़ाते हो तो पैसा आता है। तो ये दो तरीके हैं आपके रेवेन्यू, आपके राजस्व जनरेट करने के, उन्हें ध्यान से दिमाग में रखना। अभी मैं इनका यूज़ करूँगा। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से ज़रा एक्सपेंडिचर और एसेट्स लायबिलिटी का भी संबंध देख लेते हैं। मान लो मेरे पास हैं 50 लाख रुपए, मैंने 50 लाख रुपए लिए और 50 लाख रुपए लेकर जाकर ये लो, मैंने 50 लाख रुपए लिए और जाकर एक ज़मीन में इन्वेस्ट कर दी, एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए। तो इसका मतलब है जब मैं पैसे खर्च करता हूँ तो मेरे एसेट्स क्या बढ़ते हैं। एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड प्लीज़ एंड हैव योर काइंड हार्टेड अटेंशन। इसका मतलब जब आप पैसे एक्सपेंड करते हो, खर्च करते हो, तो आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, आपकी जो देयता या दायित्व हैं, वो बढ़ती हैं। बोलो क्लियर है ना। इसी प्रकार से आप ज़रा लायबिलिटी को देखिए। मान लो मैंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसा उधार ले रखा था, अब दोस्तों मैंने उसका उधार चुकाया, मतलब मैंने पैसे खर्च किए, मैंने ले भाई 2 लाख रुपए अपने चुका दिए। इसका मतलब है मेरी जो लायबिलिटीज़ है, मेरी जो देयता है, वो क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब है दोस्तों ये दो तरीके हैं। अभी हमने एक यहाँ पर देखा कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और एसेट्स और लायबिलिटी के बीच परिसंपत्तियों और देयता और व्यय और राजस्व के बीच एक संबंध है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी रेवेन्यू की हम बात करेंगे, जब भी हम राजस्व की बात करेंगे, तो इसका मतलब है या तो हमारी संपत्तियाँ कम हो रही होंगी या
हमारी संपत्तियां कम हो रही होंगी या हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही होंगी। लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो या तो हमारी परिसंपत्तियां बढ़ रही होंगी या देयता कम हो रहे होंगे, राइट। तो दोस्तों ये संबंध आई होप सबको समझ में आ गया होगा ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये राजस्व व्यय क्या होता है वो जरा ध्यान सुनिए। अब हम यहाँ बात करेंगे, पहले तो अभी हमने ये बात किया, अब आपको ये चारों टर्म की मीनिंग बताने जा रहे हैं कि दोस्तों राजस्व व्यय क्या है, पूंजी व्यय क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या हैं और पूंजी प्राप्तियां क्या हैं। अब इनकी जरा मीनिंग देखिए। पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अगर समझ गए तो अभी थोड़ी देर बाद ये पूरा बोर्ड भरा हुआ होगा। और अगर आपने सिर्फ और मात्र इतना सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीख लिया तो आपको इसकी ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोस्तों जरा ध्यान से फोकस्ड होकर सुनिए क्या कि अब राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। तो राजस्व प्राप्तियां वे सरकार की प्राप्तियां हैं जो सरकार के पास आती हैं, मतलब सरकार प्राप्त करती है। लेकिन वहाँ देखो रेवेन्यू, लेकिन ना तो एसेट्स को कम करके और ना ही लायबिलिटीज़ को बढ़ाकर, तो इन्हें हम कहते हैं यहाँ क्रॉस। तो दोस्तों मतलब फिर से समझिए, पहले सिर्फ चुपचाप सुनते जाइए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां का मतलब है वे प्राप्तियां जो सरकार के पास आएंगी, लेकिन उनसे ना तो सरकार की संपत्तियां कम होंगी और ना तो देयता बढ़ेंगे। मतलब दीज आर दोज रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट प्राप्त करती है, नीदर बाय रिड्यूसिंग द एसेट्स नॉर बाय इंक्रीजिंग द लायबिलिटीज, राइट। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल रिसीप्ट की बात करें, पूंजी प्राप्तियों की बात करें, तो ये सरकार के लिए वे राजस्व हैं जिनसे सरकार की प्राप्तियां या रेवेन्यू बढ़ते हैं, लेकिन या तो ईदर एसेट्स कम होंगे और या लायबिलिटीज बढ़ेंगे। नाउ टेक इट। तो दोस्तों पूंजी प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की जेब में पैसा तो आएगा, लेकिन या तो एसेट्स को कम करके या फिर लायबिलिटीज को बढ़ाकर। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक शब्द है रेवेन्यू, यहाँ पर भी एक शब्द है रेवेन्यू। इसका मतलब ये सरकार के वे व्यय हैं जहाँ सरकार अपने करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन या तो एसेट्स को देखो यहाँ रेवेन्यू शब्द है, यहाँ भी रेवेन्यू। इसका मतलब यहाँ सरकार पैसे खर्च तो करेगी, लेकिन ना तो एसेट्स बढ़ेंगे और ना ही लायबिलिटीज़ क्या होगी, कम होगी। तो अगर इसे हम क्रॉस कर दें तो इसे कहेंगे राजस्व व्यय, इसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी सिर्फ सुनते जाइए, 15-20 मिनट बाद आपके दिमाग में इस तरह से इंस्टॉल होगा कि आप निकालना चाहेंगे सर मार मार के दीवार में, तब भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, बस सुने हम बोल क्या रहे। कब समझ में आ गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा ना। दोस्तों यहाँ देखिए कैपिटल शब्द जुड़ा है, यहाँ पर भी कैपिटल शब्द जुड़ा है। इसका मतलब ये सरकार के वे व्यय हैं जिनसे सरकार के एक्सपेंडिचर होते हों और या उसके बाद या तो एसेट्स बढ़ते हैं या तो लायबिलिटीज़ कम होती है। इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मतलब हुआ ज़रा अच्छे से देखिए, अब समझिए। तो दोस्तों जब भी आप देखो, रटना नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच संबंध क्या है। तो हमने यहाँ देख लिया कि रेवेन्यू और एसेट्स और लायबिलिटी के बीच ये संबंध है कि जब भी रेवेन्यू आता है तो या तो फिर एसेट्स कम होते हैं या लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं। दूसरा हमने देखा कि जब भी रेवेन्यू आता है तो एसेट्स कम होते हैं, लायबिलिटी बढ़ती हैं। दूसरा हमने देखा कि जब भी व्यय करते हैं, जब भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उनसे एसेट्स बढ़ते हैं या लायबिलिटीज़ कम होती हैं, राइट। इतनी बात हमने समझ ली। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मूव करते हैं आगे की ओर। तो ज़रा ध्यान से देखिए और सुनिए। क्या देखो दोस्तों, ये राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, तो अब इनको समझिए और छोड़ो। जब भी अगर आप देखो टर्म रेवेन्यू, यहाँ भी देखो रेवेन्यू और यहाँ भी देखो रेवेन्यू, तो जब भी आप सुने रेवेन्यू राजस्व, तो इसका मतलब हमेशा एक बात याद रखें कि रेवेन्यू जब शब्द जुड़ा हो तो ना तो एसेट्स और ना लायबिलिटीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
जब भी शब्द लिखा हो रेवेन्यू राजस्व तो इसका मतलब होगा एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स इट। अगर शब्द लिखा हो कैपिटल तो एसेट्स और लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों कैसा प्रभाव पड़ेगा? अगर कैपिटल के आगे रिसीप्ट्स लिखा है तो या तो एसेट्स कम हो रहे होंगे या लायबिलिटीज बढ़ रही होंगी, और कैपिटल के आगे एक्सपेंडिचर लिखा है, पूंजी के आगे व्यय लिखा है, तो या तो एसेट्स बढ़ रहे होंगे परिसंपत्तियां, या देता या दायित्व लायबिलिटीज कम हो रही होंगी। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। अभी सुनते जाइए और अच्छे से। जैसे दोस्तों सरकार के पास हर साल ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सभी प्रकार के करों से जो राजस्व आता है, करों से जो राजस्व आता है, जल्दी से अपना जवाब दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए जो सरकार के पास करों से पैसा आता है क्या वो सरकार के लिए राजस्व है या नहीं है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्या जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है क्या वो एसेट्स को कम करके आ रहा है? नहीं। क्या वो लायबिलिटीज़ को बढ़ा के आ रहा है? नहीं, इसलिए वो राजस्व प्राप्तियां हैं। नंबर 2, सरकार के इतने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो फ़ी लगती है, आपने रेड लाइट जंप कर दिया, चालान ठुक गया, फाइन लग गया, आपने कोई भी सरकार से लाइसेंस या परमिट लिया, उसका पेमेंट करा, तो दोस्तों ये सब भी सरकार के राजस्व के स्रोत हैं। लेकिन क्या इनसे सरकार की संपत्तियां कम हो रही हैं? नहीं। क्या इनसे सरकार की लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं? नहीं। इसकी इसी तरीके से हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए आता है गिफ्ट से, हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए आता है ग्रांट से। इसी तरीके से हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए आता है कहाँ से? हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए आता है इनकम फ्रॉम पीएसयूज़। इनकम फ्रॉम पीएसयूज़ का मतलब है सरकार की इतनी सारी पीएसयूज़ हैं, पीएसयूज़ का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब है जो सरकारी कंपनियां होती हैं। सरकारी कंपनियों का मतलब है जैसे भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, बीएचईएल, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरीके से अगर हम बैंकिंग में बात करें तो सरकार की जो पीएसयूज़ मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स हैं, जो मतलब सरकारी बैंकें हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला। दोस्तों इतनी सारी सरकार की जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज से जो इनकम आ रही है, जो आय आ रही है, क्या वो सरकार के लिए एक प्रकार का राजस्व है या नहीं? बिल्कुल है। लेकिन क्या जो इनकम फ्रॉम पीएसयूज़ मतलब एक सरकारी कंपनी से जो इनकम आ रही है क्या वो सरकार के एसेट्स को कम करके आ रहा है? नहीं। क्या वो लायबिलिटीज़ को बढ़ा के आ रहा है? नहीं। तो दोस्तों ये सरकार के कौन से राजस्व हो गए? तो ये सरकार के हो गए राजस्व, ये सरकार के हो गए राजस्व प्राप्तियाँ। इसी प्रकार से हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए आता है, लेकिन कहाँ से? हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए आता है दोस्तों, कहाँ से? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन। दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन, इसका मतलब सरकार ने ऋण दे रखा है, तो सरकार ने जो ऋण दे रखा है उसका सरकार को ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन, जो भी सरकार ने ऋण दिया है उसका जो ब्याज आ रहा है तो वो सरकार के लिए एक प्रकार का राजस्व हुआ या नहीं? यस। लेकिन क्या वो सरकार की परिसंपत्तियों एसेट्स को कम होकर आया? क्या वो लायबिलिटीज़ को बढ़ाकर आया? नो। इसी प्रकार से हर साल सरकार के पास जो करोड़ों रुपए आता है जैसे एस्चीट से। नाउ व्हाट इज एस्चीट? दोस्तों एस्चीट का मतलब है, जरा ध्यान सुनिए, एस्चीट का मतलब है एक थे मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स की हो गई डेथ, और आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर एक्स देयर इज नोबडी टू हैव अ क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू मिस्टर एक्स। भाई मिस्टर एक्स की डेथ होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम करने वाला नहीं था। सो जो उनकी प्रॉपर्टी है मिस्टर एक्स की, वो ऑटोमेटिकली अब किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? सरकार की। तो इसका मतलब है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे एस्चीट। तो एस्चीट का मतलब हुआ, एस्चीट का मतलब हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र, नहीं नॉट इंस्ट्रूमेंट, एस्चीट का मतलब हुआ द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू आता है, वे परिसंपत्तियां जिनसे राजस्व आता है, जिन पर कोई क्लेम करने वाला ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली सरकार की हो जाती हैं और उसे हम कहते हैं एस्चीट, राइट ना। तो दोस्तों ये हो गए सारे सरकार के रेवेन्यू रिसीप्ट। अब जरा देखते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स, पूंजी प्राप्तियों को। देखिए दोस्तों,
अभी हम अगर ध्यान सुनिए, नंबर 1, अभी सरकार के पास पैसा हो गया ख़त्म, मान लो अभी सरकार को चाहिए पैसा। अब जब सरकार को चाहिए पैसा, तो जब सरकार को पैसा चाहिए होगा तो क्या करेगी सरकार, ज़रा ध्यान दीजिए। जब सरकार को पैसा चाहिए होगा तो सरकार को जब पैसा चाहिए, जब रेवेन्यू चाहिए, तो दोस्तों नंबर 1 ज़रा ध्यान सुनिए, कैपिटल रिसीप्ट, पूंजी प्राप्तियाँ। अब जब सरकार को पैसा चाहिए तो अब सरकार ने कर लिया बोरो, तो बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को हिंदी में बोलेंगे ऋण। दोस्तों अब सरकार ने ले लिया ऋण। अब जरा जल्दी से बताइए, अगर सरकार ने बोरो किया, सरकार ने ऋण लिया, तो क्या वो सरकार का एक प्रकार का राजस्व हुआ या नहीं? जल्दी से जवाब दें। जब सरकार ने बोरो किया, जब सरकार ने ऋण लिया, तो क्या वो सरकार के लिए एक प्रकार का राजस्व हुआ या नहीं? यस और नॉट? तो दोस्तों राजस्व बेशक हुआ। मान लो मेरे पास पैसे हो जाएं ख़त्म, मैं अपने दोस्त के पास जाऊं और अपने दोस्त से कहूं कि भाई 2 लाख रुपए दे दे, तो इसका मतलब मैंने उससे पैसा उधार लिया, तो इसका मतलब मेरी जेब में रेवेन्यू आ गया, मेरी इनकम बन गई। लेकिन दोस्तों वो रेवेन्यू किस प्रकार से आया, फोकस उस पर करिए। तो वो रेवेन्यू किस प्रकार से आया, तो दोस्तों वो रेवेन्यू आया लायबिलिटीज़ को बढ़ाकर। तो इसके द्वारा, बोरोइंग्स के द्वारा देयता या दायित्व बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी प्राप्तियां हो गई, पूंजी प्राप्तियां हो गई, मतलब कैपिटल रिसीप्ट्स हो गए। इसी प्रकार से इसको थोड़ा अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो सरकार की बोरोइंग्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 इंटरनल बोरोइंग्स, मतलब आंतरिक ऋण, इंटरनल बोरोइंग्स आंतरिक ऋण, और दूसरा एक्सटर्नल बोरोइंग्स बाहरी ऋण। दोस्तों एक तो हो गया इंटरनल बोरोइंग्स और दूसरा हो गया एक्सटर्नल बोरोइंग्स। इंटरनल बोरोइंग्स का मतलब है दोस्तों इंटरनली, कंट्री के अंदर। तो इंटरनली द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, अपने आरबीआई से। इंटरनली द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक, लोगों से। एक्सटर्नली द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ से एवं वर्ल्ड बैंक से। इसके अलावा एक्सटर्नली द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, किसी भी विदेशी देश से। दोस्तों ये हो गए सरकार के बोरोइंग, सरकार के ऋणों के स्रोत। तो अब सरकार हर साल कहाँ से ऋण ले सकती है, कहाँ से बोरो कर सकती है, या तो वो इंटरनली आंतरिक या वो एक्सटर्नली बाहरी। तो इंटरनली का मतलब आप लोग समझ गए और एक्सटर्नली भी समझ गए। इंटरनली का मतलब है या तो वो आरबीआई से, मतलब अपनी बैंक से ले सकती है, या पब्लिक से या लोगों से ले सकती है। और एक्सटर्नली की बात करें, अगर एक्सटर्नली, तो गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम, कहाँ से? गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से। इसके अलावा दोस्तों सरकार के पास कैपिटल रिसीप्ट्स कौन से होते हैं, वो उस पर ध्यान दीजिए। सरकार के पास एक और कैपिटल रिसीप्ट का एक और तरीका है जिसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और हिंदी में कहते हैं विनिवेश। दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश क्या होता है वो सुनिए ध्यान से। भाई डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश का मतलब है कन्वर्टिंग पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में परिवर्तित करना। कन्वर्टिंग पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर, जब भी मैं अपनी क्लास में वर्ड यूज़ करूं पब्लिक, इसका मतलब होगा इज इक्वल टू गवर्नमेंट। एवरीबडी, जब भी मैं बोलूं पब्लिक तो इसका मतलब होगा गवर्नमेंट। तो कन्वर्टिंग पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर इनटू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में परिवर्तित करना कहलाता है क्या? डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है क्या? विनिवेश। राइट। तो दोस्तों ये सरकार का रहा डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। तो डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश का मतलब है कि जब सरकार अपने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में कन्वर्ट कर दें तो उसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। जल्दी से बताओ, ऐसा करने से सरकार की जेब में पैसा आएगा या नहीं? दोस्तों बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार की जेब में पैसा अवश्य आएगा। तो इसे हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, इसे हम बोलेंगे विनिवेश। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट करने से पैसा आएगा वो किस प्रकार से आएगा वो समझिए। तो जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश करेगी तो दोस्तों सरकार की जो संपत्तियां हैं, सरकार के जो एसेट्स हैं, सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब उन्हें सरकार प्राइवेट सेक्टर में बेचेगी तो सरकार के जो एसेट्स हैं, सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, वे क्या हो जाएंगी? कम।
तो इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उससे क्या होता है, सरकार के एसेट्स, सरकार की संपत्तियां कम होती हैं। इसलिए दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल रिसीप्ट के अंदर लिखते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सरकार के पास मान लो अब हो गया पैसा खत्म, अब सरकार को चाहिए पैसा, तो एक और तरीका है, वो है दोस्तों रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स मतलब जो भी सरकार ने लोन दे रखे हैं उसकी रिकवरी, जो भी सरकार ने ऋण दे रखे हैं उसकी रिकवरी। तो रिकवरी ऑफ लोन्स इज अ काइंड ऑफ व्हाट, द रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों और कैसे वो समझें भाई। रिकवरी ऑफ लोन्स पूंजी व्यय कैसे है ना, पूंजी प्राप्तियां कैसे है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे दूं कि ऑल द लोन्स आर एन एसेट्स। जो भी लोन्स होते हैं वो एक प्रकार के एसेट्स हैं। मतलब जो व्यक्ति लोन दे रहा है उसके लिए वो एसेट्स हैं, लेकिन जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसके लिए लायबिलिटीज हैं। तो दोस्तों लोन्स आर एन एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में एसेट्स को डिफाइन करूं तो एसेट्स का मतलब होता है जिस चीज़ को अगर हम बेचें या सेल ऑफ करें और पैसा प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं एसेट्स। जैसे ये कैमरा, ये टाइम्स कोचिंग का एक एसेट है। क्यों? क्योंकि जब मैं इस कैमरे को बेचूंगा तो मेरे पास आएगा पैसा। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड एन एसेट, दिस इज कॉल्ड एन परिसंपत्ति। तो एसेट्स का मतलब देखो, मेरे पास थे 5 लाख रुपए, तो एक तो ये तरीका है कि मैंने गोल्ड खरीद के इन्वेस्ट कर लिया, या मान लो मैंने ये कैमरा खरीद लिया। एक तरीका क्या है कि मैंने किसी को लोन दे दिया। जब मैंने गोल्ड खरीदा तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने लोन दिया वो भी इन्वेस्टमेंट है। जब गोल्ड खरीदा तो जब बेचूंगा तो पैसा आएगा। इसी प्रकार से जब मैंने जो लोन दिए हैं वो चुकेंगे तो भी पैसा आएगा। तो याद रखना लोन्स आर एन एसेट्स। ध्यान सुनिए, जब लोन्स एसेट्स हैं मतलब मैंने किसी को लोन दे रखे तो वो मेरे एसेट्स हैं, वो मेरी परिसंपत्ति है। और जब लोन रिकवर होगा इसका मतलब वो पैसा मेरे पास आएगा तो मेरे एसेट्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। इसलिए इसे कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं। भाई ये इकोनॉमिक्स है, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ये हो गए सरकार के राजस्व प्राप्तियां, ये हो गई सरकार की पूंजी प्राप्तियां। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लग रहा है। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। रेड मार्कर चल रहा है क्या? नाउ दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और ज्ञान ये देते हैं कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियों को जरा अच्छे से पढ़ लो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया ईमानदारी से। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां क्या हैं आप समझ गए होंगे। जब भी वर्ड राजस्व जुड़ा है इसका मतलब है ना तो संपत्तियां कम होंगी और ना लायबिलिटीज बढ़ेंगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है उससे ना तो सरकार के एसेट्स कम हो रहे हैं और ना ही लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो दोस्तों इन्हें हम कहेंगे सरकार के रेवेन्यू रिसीप्ट्स। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं ऋण के द्वारा पैसा जो आ रहा है, विनिवेश से जो पैसा आ रहा है, ये जो रिकवरी ऑफ लोन से पैसा आ रहा है, वो रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन इनसे सरकार की इनसे सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज प्रभावित हो रही हैं। नाउ देखिए थोड़ा सा और अगर डिटेल में बताया जाए तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं। एक कहलाता है टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, ये तो दिखेगा ही नहीं। एक कहलाता है टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, एक कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। तो दोस्तों जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये 2 तरह के होते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, वो 2 तरह की होती हैं। इसी तरीके से जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, जो पूंजी प्राप्तियां हैं, वो भी 2 तरह की होती हैं। क्या? अभी सुनते जाइए, थोड़ा और इन डिटेल चलते हैं क्योंकि क्लास का नाम है जीएस स्पेशल। तो स्पेशल का मतलब है कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो वो देखिए क्या स्पेशल है। तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं ये फर्दर 2 प्रकार की हैं। एक होता है जैसे कहते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, हिंदी में कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, मतलब
गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो एक होता है टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स। एक होता है कर राजस्व प्राप्तियां और एक होता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। इसी तरीके से अब ये क्या है टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, तो थोड़ा आप ध्यान से सुने, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वो क्या, वो ये दोस्तों टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट अगर आप गौर से देखें तो नंबर 1 ये क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, टैक्स से। तो जो नंबर 1 वाला है इसे बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, इसे बोलते हैं कर राजस्व प्राप्तियां। और आप थोड़ा गौर से देखें तो नंबर 2 से लेकर नंबर 6 तक जो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है तो क्या वो टैक्सेस से आ रहा है, क्या वो पीएसयूज की इनकम से, फी फाइन्स लाइसेंस से, गिफ्ट एंड ग्रांट से, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन और एस्टीट, ये राजस्व तो है लेकिन ये टैक्स से नहीं है। तो इसका मतलब है हिंदी में गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो गैर कर राजस्व प्राप्तियों का मतलब हो गया 2 से लेकर 6 तक। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। मुझे लग रहा है आप लोग बात समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, वो ये 2 तरीके के होते हैं, या तो वो टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट होगा या वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट होगा, या तो वो कर राजस्व प्राप्तियां होगा या गैर कर राजस्व प्राप्तियां होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें कैपिटल रिसीप्ट्स को, पूंजी प्राप्तियों को, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। ज़रा ध्यान देंगे क्या, तो एक होता है डेट कैपिटल रिसीप्ट, डेट कैपिटल रिसीप्ट, हिंदी में ऋण पूंजी प्राप्तियां। दोस्तों जब भी मैं वर्ड यूज करूं डेट, यहां देखिए बोर्ड पर, डेट इज इक्वल टू लोन, डेट का मतलब होता है लोन, तो डेट कैपिटल रिसीप्ट मतलब लोन पूंजी प्राप्तियां। एक होता है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। नाउ व्हाट इज डेट कैपिटल, ये तो समझ में आ गया। अब ये नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट क्या है ये भी बताते हैं। दोस्तों ये 2 प्रकार के राजस्व प्राप्तियां हैं, एक कर राजस्व ऋण पूंजी प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। अब ये ऋण पूंजी प्राप्तियों का मतलब क्या हुआ, तो आप देख पा रहे हैं जो नंबर 1 बोरोइंग्स है, ये सरकार के पास पूंजी प्राप्तियां तो हैं, लेकिन जो नंबर 1 वाला है बोरोइंग्स, ये सरकार के पास पूंजी प्राप्तियां तो हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से किस प्रकार से आ रहा है, डेट। इसका मतलब है क्या, लोन। तो ये लोन की प्रकार से आ रहा है, ये लोन है, इसलिए इसको ऋण पूंजी प्राप्ति कहते हैं इकोनॉमिक्स की कोर भाषा में। नाउ अब दोस्तों ये नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट का मतलब आप ये देखिए जो नंबर 2 और नंबर 3 है, यहाँ से जो पैसा आ रहा है तो क्या सरकार के पास ये पैसा, क्या सरकार के पास ये पैसा लोन्स के रूप में आ रहा है, क्या सरकार इनसे लोन ले रही है, नहीं, एक तो दिया हुआ लोन वापस आ रहा है और एक विनिवेश हो रहा है, मतलब लोन के अलावा। तो नॉन लोन कैपिटल रिसीप्ट मतलब गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। तो दोस्तों ये हो गया नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 2 एंड नंबर 3 मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल चुका है। तो दोस्तों ये बहुत डिटेल में बातें हो गई कि जो सरकार के रेवेन्यूज़ हैं, अभी मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से बस सुनते जाइए। तो दोस्तों ये सरकार के हो गए टोटल रेवेन्यूज़, ये सरकार के हो गए कुल राजस्व। हर साल सरकार अपने बजट में बताता है कि इस बार रेवेन्यू रिसीप्ट से इतना पैसा आएगा, कैपिटल रिसीप्ट से इतना पैसा आएगा, हाँ रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट से इतना आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट से इतना आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना व्यय होगा, इसमें ये होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचना सरकार हमें बिल्कुल साफ साफ सही शब्दों में देती है। क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी आती होगी तभी आप उस सरकार के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जैसे ये क्लास लेने का उद्देश्य या पर्पज़ ये है कि अभी बहुत जल्दी से हमारे हिंदुस्तान का बजट पेश होने वाला है, तो अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जब मैं बजट के बारे में बताऊंगा कि करंट बजट में क्या आया तो आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। और मैं क्या बताऊंगा, जब आप मान लो पढ़ेंगे या आने वाले समय में ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर जब भी आप बजट को पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां क्या होते या गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां क्या होते या डेट कैपिटल रिसीप्ट पूंजी प्राप्तियां क्या है, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा ये क्या बातें हो रही हैं। राइट ना।
तो एक बार जल्दी से नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया हो, क्योंकि मैं ये वाला हिस्सा मिटाऊंगा, तो ये वाला हिस्सा एटलीस्ट जरूर नोट कर लें। तो दोस्तों इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। नाउ अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात को जरा और अच्छे से करते हैं और अब एक्सपेंडिचर के पार्ट पे चलते हैं और अब व्यय के हिस्से, व्यय को देखते हैं कि जो सरकार के राजस्व व्यय हैं और पूंजी व्यय हैं ये कहाँ से आते हैं और ये किस प्रकार के हैं, ज़रा इन पर बातें करेंगे और इन पर चर्चा करेंगे। ना दोस्तों जो सरकार के व्यय हैं, अगर हमने पहले ही आप लोगों को दिमाग में एक कॉन्सेप्ट उतार दिया कि जब भी आप राजस्व वर्ड सुने तो इसका मतलब परिसंपत्तियों और देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब भी आप वर्ड सुने कैपिटल पूंजी, चाहे वो रेवेन्यू में चाहे वो एक्सपेंडिचर में, तो इसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा, परिसंपत्तियों या देयता पर प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा इसके लिए आपको यहाँ पर सिखाया कि जब एक्सपेंडिचर होगा, ये देखना नहीं है वैसे याद होना चाहिए, जब एक्सपेंडिचर होगा तो या तो परिसंपत्तियां बढ़ेंगी या लायबिलिटीज कम होंगी, जब रेवेन्यू आएगा तो या तो परिसंपत्तियां कम होकर आएगा या लायबिलिटीज बढ़कर आएगा। क्लियर है? नाउ दोस्तों आगे एक बार और बात करते हैं और जरा देखते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, अब ये क्या क्या बातें करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जरा अच्छी तरह देखें। तो दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने कहा कि न तो ये सरकार के वे व्यय हैं जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उनसे न तो संपत्तियां बढ़ रही हैं न लायबिलिटीज घट रही हैं। जैसे दोस्तों हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, कहाँ? एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप पर, कॉमा ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन पर, कॉमा ओल्ड एज पेंशन, कॉमा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्तों पर, भाई पानी मंगवा दो यार, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्तों पर। सो दोस्तों जरा जल्दी से बताओ, ये जो सरकार के व्यय हैं, ये जो सरकार के एक्सपेंडिचर हैं, क्या इन एक्सपेंडिचर से सरकार की संपत्तियां कम हो रही हैं? मुझे जवाब दीजिए जल्दी। संपत्तियां आप बढ़ रही हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। दोस्तों जल्दी जवाब दो। जो भी सरकार ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ते, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति पर जो भी पैसा व्यय कर रही है, क्या इससे सरकार की संपत्तियां बढ़ रही हैं? या दोस्तों जो भी सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है सब्सिडीज पर, हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है डिफेंस पर्सनल्स पर, डिफेंस पर्सनल्स का मतलब है जो डिफेंस में सेना के लोग हैं। इसके अलावा बहुत बढ़िया अर्जुन, इसके अलावा हर साल सरकार खर्च कर रही है किस पर? इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स, जो भी सरकार ने लोन ले रखे हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है। दोस्तों ये सारे सरकार, या सरकार हर साल जो भी, यहाँ पे ले देता हूँ पांचवा, जगह नहीं है, या जो भी सरकार हर साल खर्च कर रही है किस पर? ग्रांट्स टू स्टेट्स, जो भी राज्यों को ग्रांट्स दे रही है इन पर। दोस्तों ये सारे सरकार के क्या हो गए? ये सारे सरकार के क्या इन ग्रांट्स, स्टेट्स को ग्रांट्स दिया किस लिए? कि वो वहाँ पर किसानों का और भी कृषि का, इन सब के कल्याण पर पैसा खर्च कर सकें। हाँ, जो भी सरकार ने डिफेंस पर्सनल, सेना के लोगों पर पैसा खर्च किया, हर साल सरकार करोड़ों रुपए सेना के लोगों पर व्यय करती है। मान लो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम हो, तो दोस्तों अगर पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस है तो क्या सेना के लोगों की आवश्यकता है? और सरकार जो सेना के लोगों पर खर्च कर रही है तो क्या उससे हमारे देश का कोई विकास हो रहा है? अर्थात क्या कोई एसेट्स बढ़ रहे हैं? क्या लायबिलिटीज कम हो रही हैं?
तो दोस्तों इसी प्रकार से सब्सिडीज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करता है। तो सरकार के ये सब क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, ये सरकार के राजस्व व्यय हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। कहाँ? हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, दोस्तों डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दोस्तों इन सब पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जल्दी से बताइए, जब इन पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी तो क्या होगा, इनसे क्या क्या होगा? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर सरकार रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोज पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी तो इनसे एसेट्स लायबिलिटी पर क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए। अर्जुन, संजय, सुरेश, जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा? पीके। इसके अलावा हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। कहाँ? करोड़ों रुपए खर्च करती है एक्सपेंडिचर ऑन द पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। दोस्तों थैंक यू आंटी। एक्सपेंडिचर ऑन द पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, दोस्तों जो आपने लोन लिया है, जो आपने ऋण लिया है, उसके एक्सपेंडिचर ऑन द पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। तो जो भी आपने लोन ले रखा है, जो भी आपने ऋण ले रखा है, उसके अमाउंट पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी व्यय हो रहा है, जल्दी से बताइए कि एक्सपेंडिचर ऑन द लोन अमाउंट, जो भी आपने ऋण लिया उस पर जो आप एक्सपेंडिचर जो व्यय कर रहे हैं, तो क्या वो सरकार के लिए एक प्रकार का तो हाँ, तो वो सरकार के लिए व्यय है। लेकिन वो किस प्रकार का है? बहुत बढ़िया, एसेट्स इंक्रीज एंड डीईपीटी डिक्रीज। क्या डीईपीटी? सुरेश सिर्फ एक ही जवाब दो। दोस्तों रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोज, तो डीईपीटी क्या है ये? यस, गवर्नमेंट, अर्जुन गवर्नमेंट को टैक्स, अर्जुन गवर्नमेंट को टैक्स। भाई अपना नाम बार बार मत टाइप कर यार। दोस्तों ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑन द पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। तो जो भी सरकार ऋण देते हैं तो उसका सरकार के पास क्या यस होगा। तो नाउ सो दिस इज कॉल्ड सरकार का व्यय। दोस्तों इन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे यही कहलाते थे पहले एक तरीके के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, पूंजी व्यय थे, इन्हीं को कहते थे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गैर विकास व्यय। तो दोस्तों ये हो गए सरकार के पूंजी व्यय, राजस्व व्यय, ये हो गया पूंजी व्यय। तो इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे हम कहते हैं राजस्व व्यय और इसे हम कहते हैं पूंजी व्यय, राइट। तो दोस्तों ये हो गए सरकार के व्यय और सरकार के रेवेन्यूज। तो दोस्तों ये हर साल के बजट में सरकार डिस्कस करती है और बताती है हमारे देश के लोगों को। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मैं एक्सपेंडिचर लिखूंगा क्या? डिफेंस इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों सरकार जो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स पर पैसे खर्च कर रही है, सेना के यंत्रों पर जो पैसे खर्च कर रही है, डिफेंस इंस्ट्रूमेंट का मतलब है सेना के यंत्र का मतलब है जैसे जो सबमराइन्स बना रही है, एयरक्राफ्ट्स बना रही है, बड़ी बड़ी मिसाइल्स बना रही है। तो दोस्तों इनसे हमारे हिंदुस्तान का जो एसेट्स है, जो परिसंपत्तियां हैं, वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये सरकार के लिए क्या हो गया? पूंजी व्यय हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। दोस्तों हर साल के बजट में सरकार अपने इस स्ट्रक्चर को बताती है और हर साल के बजट में सरकार बताती है कि इस साल कितना पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कितना पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। तो ऐसे हम कहते हैं सरकार के व्यय और एक्सपेंडिचर। आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। जिसे नोट करना है, आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 1 मिनट। फिर मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगा और उस इमेज को आप जरा देखिए और जरा अच्छी तरह समझिए।
ओके संजय जी। तो भाई ये हो गए सरकार के रेवेन्यूज और सरकार के एक्सपेंडिचर। अब जरा थोड़ा सा और अच्छी तरह डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा आपको सरकार का बिल्कुल बजट 2019-20 जो हमारा इंटरिम बजट था, जो अभी अभी पेश हुआ, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरिम बजट क्या होता है और इंटरिम बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों जो इंटरिम बजट था, तो इंटरिम बजट के आधार पर हम देखेंगे, देखते हैं क्या। तो इंटरिम बजट में हम देखेंगे कि इस बार सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आया है और इस बार सरकार का व्यय कहाँ कहाँ हुआ है, यानी कहाँ कहाँ होगा, जो इंटरिम बजट में सरकार ने कहा। कितनी पॉपुलेशन वाला शहर कहाँ गया है, मतलब अर्जुन भाई ना, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, स्प्रेड कर दो पूरा, बस। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मुझे भी चाहिए, मैं कैसे देखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मुझे वाली इमेज ही खोल दो यहाँ सामने, वैसे ही यहाँ पर देखिए आप लोगों को इसमें डाल दो, सामने फेंक दो यहाँ, यस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू, हर साल सरकार के पास जो भी रुपी, यहाँ पर रुपी का मतलब है 1 रुपए और 1 रुपए का मतलब है 100%, हाँ 100 पैसा, 100 पैसा। यहाँ पे जो लिखा है पी, तो यहाँ पे जैसे 21p 17p, तो पी का मतलब है पैसा, या आप इसे परसेंटेज मान लो और 1 रुपए को 100% मान लो। तो जो भी इस बार सरकार के पास 100% मतलब कुल रेवेन्यू आएगा, या 1 रुपए मतलब कुल रेवेन्यू, जो भी कुल रेवेन्यू आएगा, सरकार ने देखिए साफ साफ लिखा है, आप एक एक करके इसको अच्छी तरह एनालाइज करिए। सरकार ने लिखा है 21 पैसा कॉरपोरेट टैक्स निगम कर, मतलब वो क्या हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस का पार्ट हो गया, जो अभी हमने रेवेन्यू में पढ़ा। इन 17% इनकम टैक्स, दोस्तों 17% इनकम टैक्स मतलब वो कहाँ से आ गया, यही ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस से आ गया। कस्टम्स ये भी टैक्स है, क्या है दोस्तों ये, वो हम टैक्सेशन की और अपनी अगली क्लास में ये डिस्कशन करने वाले हैं। 7 पैसा यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये भी टैक्स का हिस्सा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी टैक्स का हिस्सा है। दोस्तों 21 पैसा, 17 पैसा, 4 पैसा, 7 पैसा और 21 पैसा, इतना 21, 21, 42 और 7 49 और 10 59 और 4 63 और 60 70। दोस्तों 70% जो भी इस बार सरकार के पास रेवेन्यू आएगा वो कहां से आएगा, मात्र ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस से आएगा। तो इस बार जो भी सरकार ने कहा, इस बार के बजट में 2019-20 जो इंटरिम बजट आया था, इसी प्रकार से 2020-21 का जो बजट, अभी 19-20 का जो फाइनल बजट आएगा, तो फिर से मैं ये सब डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, इसलिए जरा ध्यान से सुनते जाइए। दोस्तों इस बार और यहीं से एक और सवाल बनता है, वो क्या, तो यहां से एक और सवाल बनता है कि जो भी सरकार के पास राजस्व आता है उसमें से सर्वाधिक राजस्व कहां से आता है। तो दोस्तों इस हिसाब से सर्वाधिक राजस्व कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी इन दोनों से आ रहा है, दोनों से बराबर है। सरकार ने कहा 21 पैसा कॉरपोरेट टैक्स से आएगा और 21 पैसा जीएसटी से आएगा, राइट ना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू 8 पैसा। अब दोस्तों अगर आपको पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर राजस्व, गैर कर राजस्व पता नहीं था वर्ड, तो आप इसे समझ नहीं पाते इस इमेज को कि 8% 8 पैसा क्या है। तो आप समझ गए नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ये वाले फी, फाइन्स, लाइसेंस, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम पीएसयूज, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन एंड एसशीट। देखिए मैंने साफ साफ भी लिखा था कि इन्हीं को कहते हैं, अपना पन्ना पलटिए जो लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, तो इन्हीं को कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, 2 से लेकर 6 तक। तो दोस्तों ये सरकार के पास जो भी फी, फाइन्स, लाइसेंस, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम पीएसयूज, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन एंड एसशीट, यहां से जो भी पैसा आएगा वो सरकार का कितना, सिर्फ 8 पैसा, मात्र 8% सरकार का इन सोर्सेस से पैसा आएगा। इसके अलावा देखिए नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, ये नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां क्या है, तो आप जरा ध्यान से देखिए दोस्तों नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, आप अपना पन्ना पलटिए कॉपी में जो लोग लिख रहे हैं, और वो उस कॉपी के पन्ने पर देखिए कि नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट मैंने क्या क्या लिखवाया। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट मैंने
तो दोस्तों अभी हम आगे देखते हैं और बात करते हैं क्या, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट तो समझ में आ गया। जरा यहाँ देखिए नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट को अगर हम गौर से देखें तो गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, जो विनिवेश या रिकवरी ऑफ लोन से जो पैसा आ रहा है वो एक तरह का नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट है, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो बोरोइंग्स आप देखिए नेक्स्ट है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट से मात्र मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन्स हो गए, इनसे सरकार ने एस्टिमेशन लगा रखा है कि मात्र 3 पैसा यहाँ से 3 पैसा मतलब 3% रेवेन्यू राजस्व आएगा। इसके अलावा आप देखिए जरा सरकार ने कहा बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज मतलब डेट कैपिटल रिसीप्ट भी बोलते हैं, तो यहां से इस बार सरकार के पास 19 पैसे का राजस्व आएगा। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, तो इसे हम लोग कहते हैं रुपी कम्स फ्रॉम, कि जो 1 रुपए है वो आखिर कहां कहां से आएगा। तो 1 रुपए दोस्तों इन सोर्सेस से, इन स्रोतों से सरकार के पास आएगा। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि जो रुपी कम्स फ्रॉम मतलब जो भी 100 पैसा आता है वो आखिर कहां कहां से आता है और किस प्रकार से होता है, राइट ना। दोस्तों अब चलते हैं जरा बात करते हैं रुपी गोज टू, मतलब जो भी सरकार 1 रुपए खर्च करेगी मतलब जो भी कुल पैसा व्यय करेगी, तो बजट इज नथिंग, बजट इज ऑल अबाउट 2 थिंग्स कि गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यूज एंड गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों रेवेन्यूज को हमने अच्छी तरह एनालिसिस किया, अच्छी तरह समझा, जैसे समझ में नहीं आया तो वो बॉर्नवीटा का सेवन करे और पढ़ना शुरू करे ना। अब दोस्तों जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहां कहां से होते हैं, तो जरा देखिए 18 पैसा सरकार ने कहा हम इंटरेस्ट पेमेंट पर व्यय करेंगे, 18 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने पॉइंट नंबर 4 ले रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आप लोग अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखिए इस इमेज के पीछे कॉपी में जो आपने लिखा है, तो उसमें पॉइंट नंबर 4 इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट से 18 पैसा सरकार के पास आएगा। नेक्स्ट देखिए डिफेंस, तो दोस्तों इस बार जो डिफेंस पर सरकार पैसा खर्च करेगी तो सरकार ने कहा 8 पैसा, सब्सिडी पर 9 पैसा। तो कई एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ जाता है कि इनमें से सरकार का ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है, तो ये जो सवाल है वो करंट बजट के अकॉर्डिंग हर साल परिवर्तित होता है। तो अगर हम इंटरिम बजट 2019-20 को देखें तो 8 पैसा सरकार डिफेंस पर खर्च करने वाली है और 9 पैसा सरकार सब्सिडीज पर देने वाली है। 8 पैसा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, जो भी वित्त आयोग के अकॉर्डिंग अदर ट्रांसफर्स अन्य स्थानांतरण होंगे ना। 23 पैसा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, दोस्तों कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं कि जो लागू करता है स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्ट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन रेवेन्यू दोनों बढ़ जाता है सेंटर और स्टेट। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 23 पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेट का शेयर है जो टैक्सेस और ड्यूटीज से जो 70% से जो पैसा आ रहा है, राइट ना, 70 में से जो भी टैक्सेस स्टेट्स वगैरह के हैं। 5 पैसा पेंशंस, मतलब पेंशंस पर सरकार सिर्फ 5 पैसे खर्च कर रही है। अदर एक्सपेंडिचर जो अन्य मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं तो इन्हीं को हम कह देते थे पहले नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो इस पर सरकार 8 पैसे खर्च कर रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, मतलब वे स्कीम्स जो केंद्र सरकार चला रही है उस पर 9 पैसा खर्च करेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब जो केंद्रीय क्षेत्रों की स्कीम है, जो केंद्रीय स्कीम्स हैं, केंद्रीय स्कीम, एक कुछ स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, जैसे कुछ स्कीम्स हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में चल रही, कुछ उसे स्पॉन्सर कर दिया सेंटर ने तो उस पर 9 पैसा। हाँ, और इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब कुछ ऐसी स्कीम जो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, तो दोस्तों ये क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो इन पर 12 पैसे का सरकार क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी। तो दोस्तों ये हो गया गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यूज एंड द गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं। नाउ कैन यू रिमूव द इमेज प्लीज। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं और सरकार के बजट को कुछ और तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो हमने ये बजट में देख लिया कि सरकार के रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आते हैं और सरकार अपना पैसा व्यय, सरकार अपना पैसा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है ना। अब दोस्तों जरा आगे अगर हम लोग बात करें और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के आगे बात करें तो अब हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ बजटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लवली टॉपिक, टाइप्स ऑफ बजटिंग। अब टाइप्स ऑफ बजटिंग में क्या बातें करने वाले हैं तो ज़रा ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ बजटिंग का मतलब है कि जो भी सरकार का जो बजट है वो कितने प्रकार से बनता है, आखिर सरकार के जो बजट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों सरकार का जो बजट है सबसे पहला जो हमें प्रकार दिखता है उसे हम लोग कहते हैं नंबर 1 टाइप्स ऑफ बजटिंग में अगर हम बात करें तो एक तो होता है जेंडर बेस्ड बजट। जेंडर बेस्ड बजट या कह सकते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग या जेंडर बेस्ड बजट। दोस्तों जेंडर बेस्ड बजट का मतलब है यदि सरकार बजट को बनाए ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर स्पेसिफिक, यदि सरकार लिंग के आधार पर बजट बनाए तो जैसे यदि हम देखें कि अगर किसी भी कंट्री में जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा है, यदि किसी कंट्री में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर बायसनेस को हम कहेंगे क्या, जेंडर इनइक्वालिटी को हम कहेंगे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी को हम कहेंगे कि जो लिंग में जो विषमता है या इनइक्वालिटी है बराबर, मतलब जैसे कहीं पर मेल ज़्यादा डोमिनेटेड है, फीमेल्स पिछड़ी हैं, तो दोस्तों इसे कहेंगे जेंडर इनइक्वालिटी, इसे कहेंगे लिंग में जो समान अनुपात नहीं है। दोस्तों अगर जहां पर सरकार ऐसा बजट बनाए जिससे हमारे हिंदुस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी को जेंडर इक्वालिटी में लाया जा सके, मतलब समान रूप से महिलाओं और पुरुषों को दर्जा दिया जा सके, तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसा बजट बनाए और इस पर आधारित कोई बजट हो तो इस प्रकार के बजट को हम कहेंगे कौन सा बजट, जेंडर बेस्ड बजट। इस प्रकार के बजट को हम कहेंगे जेंडर बेस्ड बजट या जेंडर बेस्ड बजटिंग। बजटिंग मतलब बजट बनाने के प्रोसीजर को बोलेंगे बजटिंग। दोस्तों इसे बोलेंगे जेंडर बेस्ड बजटिंग। मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे यदि पहले हमारे हिंदुस्तान का जो बजट था वो जेंडर बेस्ड बजटिंग पर आधारित था, इसका मतलब पहले अगर आप लोग याद करें तो मेल के लिए और फीमेल के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग अलग था, मतलब महिलाओं को इनकम टैक्स में छूट थी, राइट। तो इसे हम कहेंगे जेंडर बेस्ड बजटिंग। ओके विवेक जी आपका काम हो जाएगा। सो इसे हम कहते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग। तो दोस्तों यदि कोई भी बजट हमारे हिंदुस्तान में जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है, अगर सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता को सामाजिक समानता सोशल इक्वालिटी करने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का बजट बनाए तो उसे जेंडर बेस्ड बजट कहते हैं। अगर हम आगे चलें और बात करें तो जेंडर बेस्ड बजट के अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक बजट होता है जिसे हम लोग कहते हैं आउटकम बजट। दोस्तों आउटकम बजट का मतलब होता है, आउटकम बजट का मतलब होता है एक वो बजट जो सरकार एक माइक्रो लेवल पर बनाए, एक सूक्ष्म स्तरीय बजट माइक्रो लेवल पर बनाती है। सूक्ष्म स्तरीय का मतलब है यदि सरकार डिपार्टमेंट वाइज बजट बनाए, डिपार्टमेंट जैसे सरकार कहे हर डिपार्टमेंट से, जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हैं, कि आप लोग अपना अपना रेवेन्यू बताइए और अपना अपना एक्सपेंडिचर बताइए, मतलब जो डिपार्टमेंट वाइज बजट होता है, जो सूक्ष्म स्तरीय बजट होता है, जो छोटे छोटे लेवल पर बजट बनता है, हिंदुस्तान के सरकार के हर एक डिपार्टमेंट वाइज अगर बजट बनाया जाए तो उसे आउटकम बेस्ड बजट कहते हैं या आउटकम बजटिंग कहते हैं। इसी तरीके से एक और बजट होता है जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजट या परफॉर्मेंस बजटिंग। दोस्तों ये परफॉर्मेंस बजट या परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता, जरा ध्यान सुनना। इट इज़ द मैक्रो लेवल बजट। ये वो बजट है जो मैक्रो लेवल और एक बड़े स्तरीय बजट, अर्थात जो भी हमारे हिंदुस्तान की केंद्र सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, जो कंप्लीट बजट होता है, उसे हम माइक्रो बजट, उसे हम परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक और होता है जिसे जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं। अब ये जीरो बेस्ड बजट, ये जीरो बेस्ड बजटिंग ये क्या होता है दोस्तों, एक वो बजट जो बिल्कुल जीरो बेस्ड हो, शून्य आधारित हो, अर्थात जहां पर सरकार ये एज्यूम करे और जहां पर सरकार अपने रेवेन्यूज को बिल्कुल जीरो कर दे। समझना, जहां पर सरकार बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से
यदि कोई बजट बनाती है तो उसे हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजट और उसे हम कहते हैं शून्य बेस्ड बजट। जहां पर सरकार एज्यूम करती है कि जो हमारा रेवेन्यू है वो जीरो है और अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अब सरकार बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से अगर कोई भी बजट बनाती है तो उसे हम जीरो बेस्ड बजटिंग, उसे हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। तो यदि हमारी सरकार कोई ऐसा बजट बनाए जो बिल्कुल जीरो से हो, जो बिल्कुल शून्य से हो, और जहां पर सरकार ने कोई भी जहां पर बिल्कुल जीरो से बजट बना रखा है तो उसे हम कहेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। जहां पर सरकार ने एज्यूम कर रखा है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी राजस्व नहीं है, अभी सरकार ने देखा कि भाई हमारे पास बिल्कुल भी राजस्व नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अब सरकार बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया एकदम बजट बनाए कि भाई देखो अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, अब इतना इतना पैसा यहां से आएगा, इतना इतना पैसा यहां जाएगा, तो उसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस। तो दोस्तों ये यूएस का कॉन्सेप्ट है और ये यूएस की गवर्नमेंट इसको ज़्यादातर फॉलो करती है और इसे वर्ल्ड में पहली बार भी यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों ये हो गए अलग अलग टाइप्स की बजटिंग, अलग अलग टाइप्स के बजट, राइट। रचना जी सर आप थैंक यू रचना जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। सो ये कह रही हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं इकोनॉमी की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमी की स्टूडेंट हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम हुआ, आपने जो भी टॉपिक पढ़ाए थे उसमें से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए। थैंक यू सो मच रचना, गॉड ब्लेस यू बेटा। नाउ तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ बजटिंग, कि बजट कितने प्रकार का होता है और बजट कितने तरीके से होते हैं। तो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है उनका जो बजट होगा वो इनमें से ही कोई ना कोई एक प्रकार का बजट होगा और इन्हीं पर आधारित होगा। चलते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं और एक और बहुत बेहतरीन सा डिस्कशन आपका इंतजार कर रहा है। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बजट के जो आखिर बजट है वो कितने प्रकार का है। आखिर टाइप्स ऑफ बजट में हम देखेंगे कि बजट के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बजट के प्रकार, कि जो टाइप्स ऑफ बजट हैं, बजट के प्रकार कितने हैं और बजट के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहले हम देखते हैं तो एक होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब है संतुलित बजट। एक होता है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट। दोस्तों एक होता है डेफिसिट बजट, और डेफिसिट बजट को हिंदी में कहते हैं घाटे का बजट। डेफिसिट बजट को हिंदी में कहते हैं घाटे का बजट। और दोस्तों एक होता है जैसे हम लोग कहते हैं सरप्लस बजट, और हिंदी में कहते हैं अधिक बजट। सरप्लस बजट और हिंदी में कहते हैं अधिक बजट। दोस्तों क्या है ये, ज़रा ध्यान से देखिए। सरप्लस बजट और इसी को हम कहते हैं अधिक बजट। दोस्तों ये तीन प्रकार के बजट हैं, या तो सरकार का बजट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा, या डेफिसिट घाटे का होगा, या सरप्लस होगा, अधिक होगा। आप लोग अपना दिमाग लगाएं और जल्दी से मुझे बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं जो मैंने अभी बताया था कि बजट में मात्र दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या? तो बजट इज़ नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू। तो बजट सिर्फ इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है कि जो भी सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, जो भी सरकार के पास टोटल रेवेन्यू कितना आया। तो इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है बजट, जिसमें हम बात करते हैं कि सरकार के कुल व्यय और सरकार के कुल राजस्व। तो इन्हें हम कहते हैं बजट, और बजट में सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं, राइट ना। दोस्तों आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ बजट में सरकार के तीन प्रकार के बजट हैं, और इसका जवाब मैं नहीं, अगर आप लोग दें तो मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो सरकार का जो टाइप्स ऑफ बजट है वो सरकार के कितने प्रकार के, हाँ बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है आप लोग जवाब दे सकते हैं। यदि सरकार के कुल व्यय कुल राजस्व के बराबर है, द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यूज, उसे हम कहेंगे सरकार का कौन सा बजट, द बैलेंस्ड बजट, द संतुलित बजट।
यदि कुल व्यय कुल राजस्व बराबर हो जाएं तो सरकार का बजट एक बैलेंस्ड बजट माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें डेफिसिट बजट, घाटे के बजट को देखें तो डेफिसिट बजट, घाटे का बजट का मतलब है, आप लोग समझ गए, कुल व्यय ज़्यादा और कुल राजस्व कम। मतलब खर्चा ज़्यादा, राजस्व इनकम कम, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। सो दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट बजट, दिस इज कॉल्ड द घाटे का बजट। इसी प्रकार से अगर हम सरप्लस बजट पर नज़र डालें तो सरप्लस बजट, अधिक बजट का मतलब होता है कि सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम है और टोटल रेवेन्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। दोस्तों ये 3 प्रकार के सरकार के बजट हो गए, ये 3 प्रकार के सरकार के, बहुत बढ़िया सुरेश बेटा, एक्सीलेंट। दोस्तों ये 3 प्रकार के सरकार के बजट हो गए, या तो वो बैलेंस्ड होगा, या वो डेफिसिट होगा, या वो सरप्लस होगा। तो ये 3 प्रकार के सरकार के क्या हो गए दोस्तों, बजट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों, ये तो पेपर ओरिएंटेड बातें हो गई, ऐसी क्वेश्चन आते हैं, इनमें से सरप्लस बजट का मतलब क्या है, तो आप लोग अच्छी तरह जवाब लगा सकते हैं। ये बैलेंस बजट है, डेफिसिट बजट क्या है, तो आप उसको टिक मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरा कॉमन सेंस से और थोड़ा अच्छे से जरा समझेंगे क्या, जरा देखिए भाई, बैलेंस्ड बजट क्या होता है ये तो आप समझ गए, लेकिन इसे थोड़ा अच्छे से जरा बढ़िया तरीके से समझें दोस्तों। वो ये कि बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट, ये सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट ये तो समझ गए, लेकिन थोड़ा ये बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ बजट इज गुड फॉर द कंट्री। इन तीनों में से देश के लिए कौन सा बजट अच्छा होगा, द बैलेंस, द सरप्लस और द डेफिसिट। दोस्तों इन तीनों में से किसी देश के लिए कौन सा बजट अच्छा होगा, बैलेंस्ड बजट अच्छा है, सरप्लस बजट अच्छा है, या डेफिसिट बजट अच्छा है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, कौन सा बजट अच्छा है? मुझे सबसे जवाब चाहिए कि सरकार के लिए कौन सा बजट अच्छा है, बैलेंस्ड, डेफिसिट या सरप्लस? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आउट ऑफ बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट, जो लोगों के मन में अगर बैलेंस बजट चल रहा है तो दोस्तों बैलेंस बजट इज नॉट बैड, नॉट गुड, बैलेंस बजट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कभी भी किसी भी सरकार का बजट बैलेंस्ड बोले तो संतुलित नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो बजट होगा क्या डेफिसिट, या तो बजट होगा सरप्लस। मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता कि जितना सरकार का व्यय हो उतना ही राजस्व आ जाए, या जितना राजस्व हो उतना ही व्यय हो? तो ये तो एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक बजट है। तो कभी भी किसी भी सरकार का बजट बैलेंस नहीं होता, या तो वो सरप्लस होगा या वो डेफिसिट होगा। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और बात करें डेफिसिट की बात करें, घाटे सरप्लस की बात करें, तो बता दें सरप्लस बजट जो अधिक बजट है ये 1 नंबर का बकवास बजट है। भाई सरप्लस बजट अच्छा बजट क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी किसी सरकार का बजट सरप्लस होता है, इसका मतलब आप मेरी नज़रों से देखिए, इसका मतलब है कि सरकार के पास रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार एक्सपेंडिचर व्यय कम कर रही है। तो दोस्तों अर्जुन कुमार दोस्तों सरकार का बजट सरप्लस बजट अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सरकार के जो व्यय हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो राजस्व हैं, जो प्राप्तियाँ हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम हैं। इसका मतलब है सरकार का यहाँ पर व्यय बहुत ज़्यादा है और राजस्व बहुत कम है। राजस्व ज़्यादा है और व्यय कम कर रही है, तो क्या ऐसा बजट और ऐसी सरकार अच्छी हो सकती है? जिस तरीके से मान लो आप में से किसी के पेरेंट्स करोड़ों रुपए महीना कमाएं, लेकिन आप लोगों को फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते चप्पल पहनवाएं, मतलब रेवेन्यू उनका बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तो इसका मतलब यदि सरकार की जेब में बहुत पैसा आ रहा है लेकिन सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर रही, तो इससे क्या देश का भला, देश का कल्याण, देश का डेवलपमेंट होगा? नहीं। दोस्तों डेफिसिट बजट, घाटे का बजट इज अ वेरी वंडरफुल काइंड ऑफ बजट। बहुत बढ़िया बजट है दोस्तों घाटे का बजट, क्योंकि घाटे का बजट मुझे दिखा रहा है भले ही मेरे देश की सरकार के पास राजस्व नहीं है, भले ही मेरे देश की सरकार के पास राजस्व नहीं है, लेकिन मेरे देश की सरकार व्यय, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रही है। भाई व्यय बहुत ज्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रही है, इसका मतलब क्या?
भले ही मेरे देश की सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे देश की सरकार एक्सपेंडिचर, मेरे देश की सरकार व्यय ज़्यादा कर रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सरकार लोगों के डेवलपमेंट, कंट्रीज के विकास पर पैसा खर्च ज़्यादा कर रही है। क्लियर है? सो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट बजट, दिस इज कॉल्ड द घाटे का बजट। तो घाटे का बजट इज अ वेरी वंडरफुल काइंड ऑफ बजट, बिकॉज भले ही सरकार के पास पैसा ना हो, लेकिन सरकार अगर व्यय ज्यादा करे, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस ज्यादा बनाए, इससे देश का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, अगर व्यय ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और राजस्व कम है, तो बाकी का पैसा कहां से आएगा? तो आपके दिमाग ने जवाब दे दिया कि बाकी का पैसा सरकार बोरो करके लाएगी, सरकार ऋण लेकर आएगी। दोस्तों, अगर सरकार बोरो करके लाएगी, ऋण लेकर आएगी, तो आपके दिमाग ने एक और सवाल पूछ लिया आपसे, फिर तो कर्जा बढ़ जाएगा, तो सरकार के पास और बर्डन आ जाएगा। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि बोरोइंग मनी इज नॉट बैड, टू बोरो मनी इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल काइंड ऑफ एक्टिविटी। दोस्तों, उधार लेना बुरा नहीं है, उधार लेना बहुत अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल। आप लोग सोच रहे हो भाई क्या बात कर रहा है यार, ये उधार लेना कैसे अच्छी बात है? हाँ दोस्तों, उधार लेना अच्छी बात है, इसका मतलब क्या? तो दोस्तों, उधार लेना अच्छी बात है, इसका मतलब ये कि अगर सरकार उधार पैसे लाएगी, तो देखिए आप दिल्ली में मेट्रोज बनाई सरकार ने, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों, अब जब हाईवे बनेगा तो उसमें टोल प्लाजा लगाएगी, तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। मेट्रो बनाई तो उसके टिकट से फेयर कलेक्शन हो रहा है, किराया आ रहा है, वो सरकार के लिए राजस्व हो रहा है, लेकिन साथ साथ विकास भी हो रहा है, और जो उधार लिया है वो उधार चुका दिया है। इसका मतलब क्या कि अगर सरकार बहुत ज्यादा पैसे एक्सपेंड करती है, अगर सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, व्यय ज्यादा है और राजस्व कम है, तो इसका मतलब ये अच्छी बात है और ये अच्छा बजट है। क्योंकि सरकार अगर ज्यादा बोरो करे, ज्यादा खर्चा करने के लिए ज्यादा उधार लेगी, तो उससे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, हमारे देश का विकास होगा। दोस्तों, जैसा आप लोग सोचते हैं इकोनॉमी में, वैसा नहीं होता, और जो नहीं सोच पाते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? इसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट इज वेरी वंडरफुल बजट, क्योंकि इससे देश का विकास हो रहा है। राइट? अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं क्या दोस्तों, एक बात बता दूं, और वो ये कि जो बैलेंस्ड बजट है, संतुलित बजट है, ये इसलिए अच्छा नहीं, ये तो बता दिया और ये भी बता दिया। अब दोस्तों, ये डेफिसिट बजट अच्छा क्यों है ये भी बता दिया। लेकिन हाँ, एक बात यहां पर नोट कर दूं आप लोगों के लिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, तो उनका बजट हमेशा चाह कर भी सरप्लस रहता है, क्योंकि कंट्री इज डेवलप्ड। अब कंट्री डेवलप्ड है, कंट्री बहुत ज़्यादा विकसित है। अगर कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा विकसित है, इसका मतलब उसका बजट चाह कर भी क्या सरप्लस ना डेफिसिट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसके पास राजस्व बहुत ज़्यादा आ रहा है, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोज, हॉस्पिटल सब बिल्कुल चकाचक बने हुए हैं। अब सरकार को कहीं पैसे खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो डेफिसिट बजट है, बता दूं, हमेशा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अविकसित देश हैं, या जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, इनका बजट हमेशा क्या डेफिसिट ही रहता है, क्योंकि इन कंट्रीज को अभी डेवलपमेंट करना है, तो इनका व्यय अधिक होता है। राइट? तो इसे हम कहते हैं कि अलग अलग काइंड ऑफ बजट। चलिए दोस्तों, अब हम और डिटेल में बात करेंगे, और डिटेल में ये बात करेंगे कि जो सरकार का जो बजट है वो डेवलपमेंट, ये तो हमने देख लिया कि सरकार के तीन प्रकार के बजट होते हैं। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि जो डेफिसिट बजट है, या जो बजट डेफिसिट है, वो कितने प्रकार का होता है। तो जो डेफिसिट बजट है, या जो बजट डेफिसिट है, वो कितने प्रकार का होता है, जरा ध्यान से सुनिए। तो हम देखेंगे डेफिसिट बजट के टाइप्स, या बजटीय घाटा के प्रकार।
तो अभी तो हमने देखा टाइप्स ऑफ बजट क्या है, तो वो 3 प्रकार के बजट हैं। इससे पहले देखा टाइप्स ऑफ बजटिंग क्या है। तो दोस्तों इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे, अलग अलग टाइप्स के हमारे बजट, ये घाटा होते हैं और डेफिसिट्स होते हैं, और ये वंडरफुल डिस्कशन होगा और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और आज 3:30 बजे की जो क्लास होगी उसमें मैं टैक्सेशन स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं कराधान और कर व्यवस्था के बारे में आपको कंप्लीट ज्ञान स्टार्ट करूंगा। दोस्तों अगली जो 1.5 घंटे क्लास होगी 3:30 से 5, उसके बाद जो क्लास होगी उस क्लास में टैक्सेशन शायद खत्म हो पाए, नहीं हो पाए तो उसके बाद फिर से करेंगे। दोस्तों पूरा का पूरा ज्ञान देंगे आप लोगों को इकोनॉमी का। चलिए अब बात कर लेते हैं पपन दे से, PAPAN, पपन दे। यस बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत देर से बेचारे तड़प रहे और मैं जवाब नहीं दे रहा था इनका, तो कह रहे सर एम आई ऑनलाइन। तो दोस्तों आप पपन दे आप 100% ऑनलाइन है और 100% आप ऑनलाइन हो और मैं भी यहाँ ऑनलाइन हूँ। लेकिन अब मैं इतना बेहतरीन बीच में इतना डीप में डिस्कशन चल रहा था, तो क्या उस समय मैं आपका जवाब देता। तो आप कह रहे हैं कि ये पढ़ा रहे थे बट समवन रिप्लेस हिम, देन यू आर सेइंग कि सर आई कॉन्टैक्ट टाइम। और देखो तो मैं आपको बता दूं पपन दे के थैंक्स सर, ओके सुरेश बेटा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि पपन दे ये बताओ जो नए सर हैं हिस्ट्री के, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। पपन दे, ही इज सच काइंड ऑफ फैंटास्टिक एंड फेबुलस टीचर just because of the demand of so many people, so many students who contacted us and who reviewed like that कि सर हमें ज़्यादा डीप में पढ़नी है हिस्ट्री, सर डीप में नहीं पढ़ रहे। सो यदि घाटे का बजट बने और सरकार लिमिट खर्च करे तो यस। नाउ लिमिट खर्च नहीं, चाहे इतना खर्च करे लेकिन लोन लेती रहे, लेकिन उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लोन लिया और जाकर पब में उड़ा दिया, हाँ ऐसा नहीं। तो पहले सोनू, शिव, सुरेश और पपन वापस आओ भाई, पपन भाई बात करो जरा। तो जल्दी से बताओ भाई जो हिस्ट्री के नए टीचर हैं वो कैसा पढ़ाते हैं। मैंने आपसे पहले ही बात करी थी, तो कैसा पढ़ाते हैं ये अगर मैं ये पूछूं तो ये उनके मर्यादा के खिलाफ होगा दोस्तों। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ 1988, उसके 3 साल बाद 1991 से वो पढ़ा रहे हैं सर। जो हमारे डॉक्टर SL सिंह सर हैं उनसे भी सीनियर टीचर हैं वो। जरा सोच के देखो दोस्तों, मेरे बराबर के उनके बच्चे हैं, हाँ, और सिर्फ वो हिस्ट्री के फेमस टीचर हैं पूरे हिंदुस्तान के। और हु इंट्रोड्यूस जीरो बेस्ड बजट बता दिया मैंने सुरेश, US। सर एडजस्ट होना भी एक बात होता है। आई यूज टू विद अभिषेक सर। बेटा आई अंडरस्टूड पवन डे, तो आप उनके 2-3 क्लास और लीजिए। ये दिस इज माय सजेशन जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। तो पवन डे आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आपको बिल्कुल आप एडजस्ट हो जाएंगे। बस आप 3-4 क्लास लीजिए उनकी, 4-5 क्लास, तो आप एडजस्ट हो जाएंगे। और जो टॉपिक सर ने पढ़ाया था और जो टॉपिक सर ने पढ़ाया आप उसमें देख भी सकते हैं कि कितना डीप में और कितनी सारी बातें आप लोगों को हिस्ट्री में बताई होंगी। एंड आई ऑल्सो गॉट द कॉल फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स कि सर हमें डीप में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना है। जिस तरीके से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से हमें और डीप में पढ़ना है। तो देखो हिस्ट्री के सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं सर। तो यस, तो दोस्तों अभी क्या है कि जैसे कम से कम आई गॉट कॉल्स ऑफ मोर देन 1000 स्टूडेंट कि सर आई वांट हिस्ट्री टीचर के हिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में पढ़ाएं। अब देखो एक पढ़ाने का तरीका था कि मैं आपको बस बता देता टाइप्स ऑफ बजट। ध्यान सुनना, देखो अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को टाइप्स ऑफ बजट। तो मैं लिख देता बैलेंस, डेफिसिट, सरप्लस, ये होता। नाउ आगे बजट डेफिसिट ये हो गया। लेकिन दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या डेप्थ में ज्ञान दिया कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आखिर इनमें से कौन सा बजट अच्छा होता है। हाँ सर एक बात तो है, यादव सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। यस, देखो सारे लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री टीचर इज़ वेरी गुड पपन डे। तो आप थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट क्या, आप थोड़ा सा अपने नेगेटिव माइंड को थोड़ा पॉजिटिव ले आओ। और आप एक दिन बाद मुझे आपके ही कमेंट का इंतजार होगा कि सर द वंडरफुल हिस्ट्री वॉज देयर। हो सकते हैं न्यू जो सर अच्छा है बट डिड नॉट लाइक दिस चेंज। हाँ,
या ऐसा हो सकता है कि आपको ये चेंज पसंद नहीं आया, लेकिन इसके लिए हम आपसे बस सॉरी मांग सकते हैं। अगर आप माफ़ कर दो भाई, अगर चेंज पसंद नहीं है, लेकिन जो भी होता है वो हमेशा आप लोगों के अच्छे के लिए होता है, बस इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। सो इट इज़ जस्ट गुड फॉर यू गाइस। सो बाकी वो सर भी अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है, और ये सर भी बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, राइट ना। चलते हैं दोस्तों और आगे बात करते हैं। देखो अब क्या है, जो हमारी जो टीम है जीएस स्पेशल की, इसमें एक बेहतरीन बढ़िया टीचर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिससे आप लोग एक दिन कहें कि सारे क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं एसएससी और सबका आंसर भी बता देता है। यस दोस्तों, ही टॉट इन द यूपीएससी एग्जाम्स, यूपीएससी कोचिंग्स, और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कई सालों से। भाई जब मुझे पता भी नहीं था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते क्या, तब से वो पढ़ा रहे। सोचो द वंडरफुल एक्सपीरियंस। माई हिंदी इज़ नॉट सच गुड, प्लीज़ डोंट माइंड। यस आई नो दैट कि you from I think the West Bengal side of thing. So Papan, I think you got it, and try to understand me positively, just like your elder brother. I'm just like guiding you properly. If you say then because what was the issue, I discuss everything now. ठीक है पपन बेटा, तो चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं। हाँ, अब रवि सर फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, फिजिक्स आपको अंकुर वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे, राइट। यस, वेस्ट बंगाल पपन। तो पपन, देर आर n number of students who enrolled themselves from the West Bengal and all are very happy with all these things. So okay, Suresh Ray, he is also from West Bengal, right. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फिजिक्स के हमारे टीचर होंगे वो अंकुर वशिष्ठ सर होंगे। ही इज सच अ फैंटास्टिक टीचर। अगर आप एक ही क्लास में ये ना कहें कि सर ये एक फिजिक्स है, तो हम आपसे कहेंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर देखो भाई, टाइम्स कोचिंग वांट्स द very good faculty with us. All the teachers are always good, all the teachers are always respectable, but just because of the demand of the thousands of students who messaged ke sir ye hai wo hai falana dhimaka, so we thought that and we are introducing a very new and the talented and very experienced teacher, right. So चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। बाकी सारे टीचर अच्छे होते हैं और सारे टीचर रिस्पेक्टेबल हैं और सारे टीचर्स को बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन अब ऐसे चलता रहता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसके अलावा बात करने को दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पर डिस्कशन कुछ और चल रहा है। नाउ बजट डेफिसिट दोस्तों, जो बजट ये घाटा है वो कितने प्रकार का होता है। तो बजट डेफिसिट, यस रवि सर भी अब नहीं पढ़ाएंगे, यस पपंडे। सो दोस्तों, जो बजट डेफिसिट है वो कितने प्रकार का है। तो एक है रेवेन्यू डेफिसिट, हिंदी में बोलते हैं राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट हिंदी में बोलते हैं राजस्व घाटा। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। एंड द थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ डेफिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। सो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ बजटीय घाटाज। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट, राइट। नहीं, ही इज फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अंकुर सर, और ही इज हैविंग मोर एक्सपीरियंस, अ लॉट एक्सपीरियंस। सो व्हाट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। पपन डे, ज़्यादा आप टेंशन मत लो। पहले बस मेरा यही आपके लिए वो है कि अगर आप पहले पढ़कर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। आप हिस्ट्री की 4-5 क्लास लें, आपका फिर से ट्यूनिंग सेट होने लगेगी टीचर के साथ, और चूँकि टीचर बहुत अच्छे हैं तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, राइट पपंडे। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी। और अगली क्लास 3:30 बजे यहाँ से शुरू होगी, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, देन वी विल स्टार्ट विद द टैक्सेशन सिस्टम।
दोस्तों आपके अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप पूछिए। और 3:30 बजे फिर से मिलते हैं आज, और फिर बात करेंगे इन डिटेल कि इतने टाइप्स के डेफिसिट्स हैं, बजट डेफिसिट हैं, राइट। गुड बाय पपन भाई। पपन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो नाउ कॉल मी। सो माय नंबर इज 888-888 this 888-2345647. You can call me on this number, right? Or Papan, you can please call me on this number right now only, so that we will have a talk with each other, right? So मिलते हैं अभी दोस्तों 3:30 बजे, तक के लिए गुड बाय।